यूक्रेन पर रूस ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया। हमले के बाद कमर्शियल इमारत में आग लग गई। अथी नदी शहर की कमर्शियल इमारत में आग लगी। इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हुई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन पर ये दिखता है एक और बड़ा हमले के बाद ये कमर्शियल इमारत है, कमर्शियल बिल्डिंग, और इसमें कैसे भीषण आग लग गई। अथी नदी शहर की कमर्शियल इमारत में यह आग लगी। इमारत पूरी तरह से जलकर खाक। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो इसका वीडियो रिकॉर्ड करते हुए नजर आया और जो चीख पुकार वो भी इलाके में मच गई। और वहीं राजधानी कीव की बात करें तो रूस ने यहां पर भी एक बार फिर से बड़ा हमला किया। कीव पर ताबड़तोड़ ड्रोन से अटैक किया गया। कीव के आसपास के इलाके भी दहल गए। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। न सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव बल्कि कीव के आसपास भी बड़े हमलों का अंजाम दिया गया। जरा आप देखिए। और एक और बड़ी खबर, ड्रोन अटैक से थर्रा गया है कीव। लगातार तीसरे दिन कीव पर अटैक किया गया है तो रूस और ज्यादा आक्रामक हो गया है। और एक दबाव की जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति, वो रूस की तरफ से अपनाई गई है ताकि जल्द से जल्द यूक्रेन रूस के सामने सरेंडर कर दे। और यही वजह है कि रूस की तरफ से हाल फिलहाल में हमलों को और तेज कर दिया गया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, कीव पर जो ड्रोन से अटैक किया गया, ये आप देख पा रहे हैं। और वहीं बेलारूस में रूस की न्यूक्लियर मिसाइल तैनात हुई है। मिसाइल तैनाती से रूस पोलैंड में बढ़ गया है तनाव। सीमा पार पोलैंड ने जारी किया है हाई अलर्ट। सीमा पार 30,000 सैनिकों को भेजा गया है। 600 टैंक्स को भी बॉर्डर पर लगाया गया है। तो पोलैंड की तरफ से जो मिसाइल तैनात की गई है बेलारूस में, रूस की न्यूक्लियर मिसाइल तैनात, और इसके बाद पोलैंड की तरफ से भी सैनिकों को भेजा गया। और इसके बाद तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो हालात लगातार खराब हो रहे। दावा यह किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने कीव पर कब्जे की डेडलाइन तय कर दी और इस बार जीत का ब्लूप्रिंट खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने तैयार किया है। यह दावा इसलिए क्योंकि पुतिन और रूस के आर्मी चीफ दोनों सैनिकों के बीच नजर आ रहे हैं। यूक्रेन पर भीषण प्रहार का सिलसिला जारी है। कीव में 48 घंटे से लगातार धमाके हो रहे हैं। सूमी, डोनेत्स्क और ज़ापोरिज़िया में भी हमलों की रफ्तार तेज हो गई है। रूस ने इंतकाम लेने के लिए यूक्रेन में गैस स्टेशन, रेल सेवा और बिजली स्टेशन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। देखिए आप। एक साथ एक ही समय पर कई शहरों पर प्रहार। राजधानी कीव से लेकर सीमा के करीब सूमी तक धमाके। यूक्रेन की फौज के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह कि ज़ेलेंस्की की आर्मी किसी भी शहर को सुरक्षित ना बना सके। यूक्रेनी डिफेंस को नाकाम करने का ऐसा प्लान कि रूस का कोई प्रहार खाली ना जाए। इन सटीक हमलों के पीछे वॉर रूम में पुतिन की मौजूदगी माना जा रहा है। पुतिन ही अब हमले की रणनीति बना रहे हैं।
48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन धमाके न रुकने की वजह से कीव में रेस्क्यू का काम भी नहीं हो पा रहा है। सोलह तारीख की रात को कीव से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। अब एक दिन बाद 17 तारीख की तस्वीरें देखिए। वैसे ही तबाही, वैसे ही आग, यानी हमले की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कीव में ड्रोन हमले के बीच बड़े ठिकानों को मिसाइल से निशाना बनाया जा रहा है। रूस कीव में मौजूद सभी बड़े गोदामों को जलाने की कोशिश में है, क्योंकि रूस को शक है कि कीव में ही हथियार छिपा कर रखे गए हैं। सोलह तारीख की रात 172 ड्रोन से हमले हुए थे। इस्कंदर एम मिसाइलों से प्रहार किया गया। S-300 मिसाइल का भी इस्तेमाल हमले में किया गया। 17 सितंबर की रात को भी इन्हीं हथियारों से हमले जारी रहे। कीव में एयर डिफेंस से कई हमलों को नाकाम कर दिया गया, इसलिए तबाही का ग्राफ बहुत अधिक नहीं है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आसमान से हमले के बीच रूसी पैदल सेना कीव की तरफ आगे बढ़ रही है। हवाई हमलों के बीच यूक्रेनी फौज को भारी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। रूस की रिफाइनरी में हुए हमलों के बीच पुतिन ने भी यूक्रेन को लाचार बनाने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। यूक्रेन में गैस स्टेशन को निशाना बनाया जा रहा है। रेल सेवा को रोकने की कोशिश भी हो रही है। इसके अलावा बिजली सप्लाई को ठप करने की कोशिश है। इसी मिशन के तहत पोल्तावा को रूसी सेना ने टारगेट किया है। पोल्तावा में एक गैस स्टेशन पर हमला किया गया। रूस यूक्रेन से बदला ले रहा है और खासकर रिफाइनरीज पर लगातार हमलों का। पोल्टावा में रूस ने गैस स्टेशन को निशाना बनाया। हमले के वक्त गैस भरवाने के लिए गाड़ियों की काफी लंबी कतार वहां पर मौजूद थी और काफी ज्यादा भीड़ थी। रूस के ड्रोन अटैक का अलर्ट मिलने के बाद लोगों को गैस स्टेशन से दूर जाने का मौका नहीं मिला। पोल्टावा में रूस ने ड्रोन से गैस स्टेशन पर हमला किया। गैस स्टेशन होने की वजह से यहां पर जोरदार धमाका हुआ। धमाके से कई गाड़ियों में आग लग गई और इसकी वजह से कई लोग झुलस भी गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन 14 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। आप देखिए। कीव तो लगातार चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाने का मिशन भी जारी है। रूस ने ज़ेपोरिजिया, निप्रोपेट्रोवस्क, खेरसोन, डोनेस्क, पोल्टावा और सूमी में हमला किया। इन शहरों में भी भारी तबाही हुई है। सूमी में भीषण युद्ध चल रहा है। पिछले दिनों यूक्रेन ने एक गांव को कब्जे से मुक्त करा लिया था, जिसके बाद रूसी सेना ने यहां अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सूमी में 48 घंटे में 68 बार हमले किए गए। सूमी के 13 इलाकों में रूस कब्जे की कोशिश में है। शोस्टका इलाके में सबसे भीषण युद्ध चल रहा है। बॉर्डर से करीब होने की वजह से सूमी में मोर्टार से भी हमले हो रहे हैं। इसके साथ ही रूसी फाइटर जेट गाइडेड बम से हमले कर रहे हैं।
जंग का दूसरा बड़ा मोर्चा डोनेट्स्क है, जहां रूसी सेना अब तक पूरे इलाके पर कब्जे में कामयाब नहीं हो सकी है। डोनेट्स्क में रिहायशी इलाके तबाह हो रहे हैं। 2 लोगों की मौत हुई है और 11 जख्मी हुए हैं। डोनेट्स्क में 3000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। खेरसोन में भारी युद्ध जारी है। खेरसोन के सभी इलाकों पर रूस का भारी प्रहार हो रहा है। खेरसोन में यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश है। खेरसोन में 3 अपार्टमेंट में आग लग गई। हमलों में 35 मकान तबाह हो गए। कई गैराज और गाड़ियों में आग लग गई। यूक्रेन रूस को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। अब यूक्रेन को लाचार करने के लिए रूस रेल रूट और बिजली सप्लाई को निशाना बनाने की तैयारी में है। लाचार बनाने के लिए यूक्रेन में रेल सेवा को ठप करने की कोशिश लगातार हो रही है। रूस यूक्रेन के कई शहरों के बीच संपर्क काटने की कोशिश में है। यूक्रेन में रेल सेवा प्रभावित होने से यूक्रेनी फौज को हथियारों की सप्लाई में भी दिक्कत होगी और इसके अलावा ट्रेन रूट बंद होने से सैनिकों की शिफ्टिंग करना भी आसान नहीं रह जाएगा। यूक्रेन बिजली सप्लाई रोकने की कोशिश भी लगातार वहां पर हो रही है। रूस ये जानता है कि बिजली सप्लाई रुकी तो यूक्रेनी कारखाने काम रुक जाएगा। यूक्रेन के ड्रोन प्रोडक्शन की रफ्तार भी थम जाएगी और साथ ही हथियार कारखानों को चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए आप। युद्ध में अब राष्ट्रपति पुतिन का प्लान एक्टिव है और इसे सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी खुद रूस के आर्मी चीफ गेरासिमोव उठा रहे हैं। गेरासिमोव ने युद्ध क्षेत्र का दौरा किया है। गेरासिमोव ने फ्रंट लाइन पर अपने अफसरों को ब्रीफ किया। रूस का प्लान कितना अहम है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पुतिन ने रूस के निजनी नोवगोरोड का दौरा किया। वोलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड में पुतिन सेना की वर्दी में थे। पुतिन के साथ रक्षा मंत्री बेलोसोव भी मौजूद थे, लेकिन राष्ट्रपति का दौरा होने के बावजूद आर्मी चीफ नहीं थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुतिन ने आर्मी चीफ को कितने बड़े मिशन में लगाया है और इसके बाद आर्मी चीफ कितने व्यस्त हैं। माना जा रहा है कि पुतिन ने कीव पर कब्जे की डेडलाइन तय कर दी है और आर्मी चीफ उसे पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, केन्या के नैरोबी की इमारत में भीषण आग लग गई है। नैरोबी की कमर्शियल इमारत में लगी आग। कमर्शियल इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हुई है। इधर यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग का विस्तार अब समुद्र के मोर्चे तक हो गया है। ज़ेलेंस्की रूस को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जल्द से जल्द क्रीमिया पर कब्जा चाहते हैं, इसलिए लगातार क्रीमिया को दहला रहे हैं। लेकिन पुतिन ने इन्हीं हमलों के जवाब में जिस रणनीति के तहत कदम उठाया वो न सिर्फ क्रीमिया को बचाएगी बल्कि यूक्रेन का काला सागर से संपर्क भी खत्म कर देंगे। लेकिन कैसे, आप देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन की जंग का विस्तार दोनों देशों को अब समुद्र में खींच लाया है। ये जंग का वो विस्तार है जिसमें ना तो यूरोप कोई पक्ष है, ना ही रूसी अलायंस के देश, बल्कि इस विस्तार के पीछे है ट्रंप की युद्ध विराम की कोशिश और ज़ेलेंस्की का क्रीमिया हासिल करने का ख्वाब। भड़की बारूदी आग, ब्लू जोन में विनाश। दरअसल इस समय काला सागर वो ब्लू बैटल जोन बन गया है जिसमें जंग की शुरुआत से लेकर अब तक रूसी नौसेना की सक्रियता सबसे ज्यादा है।
और इस सक्रियता के पीछे दो कारण हैं। पहला, यूक्रेन का क्रीमिया को टारगेट बनाकर हमले करना, और दूसरा, यूक्रेन का समुद्री तट से संपर्क खत्म करने के लिए रूस का ओडेसा को कब्जे में लेने के लिए हमले करना। हालांकि इसकी वजह है ट्रंप की वो कोशिश जो युद्ध को भड़कने की जगह खत्म करने के लिए जारी है। इसलिए ट्रंप ने शांति स्थापना के लिए हर तरह से रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की। एक तरह से ट्रंप ने पूरी ताकत ही इस युद्ध विराम में लगा दी है, जिससे उम्मीद है कि भले ही कुछ समय क्यों न लगे, लेकिन समझौता हो जाएगा। लेकिन समझौता हुआ तो यूक्रेन को एक बड़ा भूभाग छोड़ना पड़ेगा। इसलिए यूक्रेन का मकसद है कि जल्द से ज्यादा भूभाग हासिल किया जाए और युद्ध विराम से पहले उन क्षेत्रों को कब्जा मुक्त कराया जाए जिन पर रूस का कब्जा है। लेकिन डॉनबास रीजन यूक्रेन वापस हासिल करेगा, इसकी संभावना कम है। इसलिए ज़ेलेंस्की इस समय फोकस कर रहे हैं उस क्रीमिया पर जो रणनीतिक रूप से यूक्रेन को बड़ी सफलता दिला सकता है। इसलिए यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया को टारगेट बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इसमें फ्लेमिंगो टाइप क्रूज मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इनमें नीप्रो और क्रीवी रीह की दिशा से कर्च और सेवेस्तोपोल को टारगेट बनाया जा रहा है। तो पश्चिमी क्रीमिया यानी साकी पर हमले के लिए ओडेसा की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। इन मिसाइल हमलों के पीछे यूक्रेन का मकसद है रूस क्रीमिया के बीच कर्च कॉरिडोर को नष्ट करना और रूस की सदन कमांड को ध्वस्त करके क्रीमिया को अपने कब्जे में लेना। यही वजह है कि क्रीमिया हासिल करने के लिए यूक्रेनी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन पुतिन का प्लान और ज्यादा चौंकाने वाला है। प्लान है यूक्रेन का काला सागर से संपर्क पूरी तरह खत्म करना, ओडेसा पोर्ट पर कब्जा हासिल करना और मोल्दोवा से लगे आधिपत्य वाले क्षेत्र ट्रांसनिस्ट्रिया तक कॉरिडोर बनाना। इसलिए क्रीमिया के खिलाफ मोर्चा खोलते ही पुतिन ने मोल्दोवा प्लान एक्टिवेट कर दिया ताकि काला सागर से लगे यूक्रेन के तटों पर कब्जा किया जा सके। इसलिए रूसी सेना ने ओडेसा के उस पेनविका पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इसकी मुख्य वजह है यूक्रेनी सेना की उस पेनविका में तैनाती, जिसे ध्वस्त कर दिया गया और इसके लिए रूसी सेना ने फैब 3000 का इस्तेमाल किया है। यानी यूक्रेनी सेना के जमावड़े की खबर ने रूसी सेना को ज्यादा सक्रिय कर दिया है। इसलिए सीधे ओडेसा के उस क्षेत्र पर हमला किया गया जहां रूसी सेना के पहुंचते ही उन्हें नियंत्रण मिल जाएगा। अब सवाल है कि इस जंग को नियंत्रण की जंग क्यों कहा जा रहा है, इसका भी प्रमाण देख लीजिए। रूसी नौसेना ने बड़े पैमाने पर काला सागर में युद्धपोत की तैनाती कर दी है। जॉर्जिया के पास तैनात युद्धपोत को भी क्रीमिया के तट पर बुलाया गया है। वहीं क्रीमिया और काला सागर से ओडेसा पर भीषण हमले भी शुरू कर दिए हैं। यानी क्रीमिया को लेकर अगर यूक्रेन की आक्रामकता बढ़ती है तो रूस की जवाबी कार्रवाई उसी आक्रामकता के साथ ओडेसा की तबाही के रूप में दिखेगी। और अगर यूक्रेन की आक्रामकता कम हुई तो रूस गुप्त रूप से अपने अभियान को पूरा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका और यूरोप का PURL प्रोग्राम शुरू हो गया। यह प्लान रूस के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनने वाला है, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत नेटो देश लाखों करोड़ रुपए के हथियार अमेरिका से खरीद रहे हैं। इन हथियारों की डिलीवरी यूक्रेन को की जाएगी। बढ़ती ताकत से
यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं और ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि उनके फिलहाल दो ही प्लान हैं, या तो यूक्रेन के हित में युद्ध विराम या फिर रूस की धरती पर महासंग्राम। इन हथियारों की डिलीवरी इसी इरादे से की जा रही है ताकि युद्ध को रूसी जमीन पर शिफ्ट किया जा सके, रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। आप देखिए क्या है नेटो का PURL प्रोग्राम, जो कि रूस के लिए मुसीबत बनने जा रहा है। यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका तीनों मिलकर व्लादिमीर पुतिन को युद्ध लड़ने से रोक नहीं पा रहे। युद्ध विराम के कई प्लान असफल हो चुके हैं, सभी रणनीतियां और कूटनीतियां नाकाम हो चुकी हैं। अब यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका के पास एक ही रास्ता है, वो है रूस की अर्थव्यवस्था को इतना कमजोर कर देना कि पुतिन जंग के मैदान में हथियारों की सप्लाई ही ना कर पाए। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने 3 प्लान तैयार किए हैं। पहला प्लान है इस साल के अंत तक युद्ध विराम, दूसरा प्लान है युद्ध लड़ने की मजबूत तैयारी और तीसरा प्लान है $120 बिलियन के हथियार जमा करना। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर युद्ध विराम नहीं होता है तो यूक्रेन का लक्ष्य है रूस को इतनी गहरी चोट पहुंचाना जिसका दर्द पुतिन कभी ना भूल पाए। इसीलिए यूक्रेन ने रूस की जमीन पर डायरेक्ट और सैबोटाज हमले तेज कर दिए हैं। रूस की जमीन पर बीती रात कई जगह आगजनी हुई है। इसके साथ ही यूक्रेन से 6500 किलोमीटर दूर व्लादिवोस्तोक में रूसी छावनी पर हमले हुए हैं। रूसी ऑयल सेक्टर पर यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं और इसके साथ ही रूसी रेल नेटवर्क को भी टारगेट किया जा रहा है। 18 सितंबर की सुबह ही यूक्रेन ने बशकोर्तोस्तान पर ड्रोन हमले किए। बशकोर्तोस्तान में यूक्रेनी ड्रोन गैसप्रॉम के तेल ठिकानों पर गिरे। यूक्रेन के इन हमलों से आग की लपटें उठने लगी। इसके साथ ही यूराल प्रांत में रूसी एजेंट्स ने कई नागरिक सुविधाओं में आगजनी की है। रूस में सक्रिय यूक्रेन के एजेंट्स रूसी अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाले षड्यंत्रों को अंजाम दे रहे हैं। बशकोर्तोस्तान में यूक्रेन ने पहली बार हमले किए हैं। यूक्रेन की एक्टिव वॉर फ्रंट लाइन से बशकोर्तोस्तान की दूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। यहां यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमले किए हैं। जिस तरह रूस पश्चिमी यूक्रेन में युद्ध से अछूते इलाकों तक ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, उसी तरह से यूक्रेन ने भी रूस के उन प्रांतों तक युद्ध का डर फैलाना शुरू कर दिया है जो उसकी सीमा से बहुत दूर है। इसीलिए 16 सितंबर की रात को यूक्रेन ने 6500 किलोमीटर दूर रूस की व्लादिवोस्तोक छावनी पर हमला किया, जिससे रूस यूक्रेन का आतंकी हमला कह रहा है। यूक्रेन ने 16 सितंबर को व्लादिवोस्तोक कैंट पर हमला किया। यूक्रेन के एजेंट्स कैंट में घुसपैठ करने में कामयाब रहे। एजेंट्स ने छावनी के अलग अलग इलाकों में खड़े वाहनों में विस्फोटक लगा दिया और इसके बाद सिलसिलेवार धमाके शुरू हो गए। रिपोर्ट यह है कि छावनी के अंदर और बाहरी इलाके में 4 से 5 बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई। गोलीबारी की आवाज भी सुनाई दी है। धमाके के बाद रूसी सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी ताकि हमलावर निकल ना पाए और इसके बाद इन एजेंट्स की तलाश में रूसी सेना के जवान और मिलिट्री हेलीकॉप्टर छावनी के इलाके में गश्त लगाने लगे। रूसी सेना के हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के कई एजेंट्स को मार गिराया। यह पहली बार हुआ
कि रूस के इस इलाके में हमले हुए। ये इलाका जापान सागर से सटा हुआ है और यूक्रेन से 6500 किलोमीटर दूर है। देखिए आप। जैसा कि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो साल के अंत तक युद्ध विराम की कोशिश में हैं, वरना युद्ध रूस की जमीन पर लड़ा जाएगा। यूक्रेन इसी दोहरी नीति पर काम कर रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऑस्ट्रिया, वेटिकन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, यूएई युद्ध विराम वार्ता के लिए तैयार हैं। इन देशों में रूस यूक्रेन के राष्ट्रपतियों की मुलाकात कराई जा सकती है। यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन रूस का कहना है कि युद्ध विराम उसकी शर्तों पर होगा, क्योंकि अब स्थिति यह है कि रूस के जीते हुए इलाकों के लोग यूक्रेन के साथ रहने को तैयार नहीं होंगे। यूक्रेन किसी भी कीमत पर अपनी जमीन रूस को नहीं देना चाहता है और इसीलिए रूस के साथ लंबी जंग की तैयारी तेज कर दी गई। इसके लिए नेटो ने पर्ल यानी प्रायोरिटाइज यूक्रेन रिक्वायरमेंट्स लिस्ट प्रोग्राम के तहत हथियार खरीद शुरू कर दी है। अक्टूबर में यूक्रेन को $3.5 बिलियन यानी करीब 30,850 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। इसके साथ ही नेटो अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को देगा। इन हथियारों से रूस की जमीन पर हमले तेज किए जाएंगे। इन हथियारों का टारगेट रूसी ऊर्जा ठिकाने, रेलवे नेटवर्क, सामरिक ठिकाने, अहम रेल और रोड ब्रिज होंगे। यानी रूस के उन हिस्सों तक यूक्रेन के हमले होने तय हैं जहां अभी तक बारूद नहीं बरसा है। पर्ल प्रोग्राम के तहत सबसे पहले जर्मनी यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। अक्टूबर में जर्मनी यूक्रेन को स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भेज रहा है। ये एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम टैंक जैसे नजर आते हैं। इनकी रेंज आसमान में 3 किलोमीटर ऊंचाई तक हमले करने की है। ये सिस्टम रूस के जेट और हेलीकॉप्टर गिराने के काम आएंगे। अक्टूबर के महीने में एक बार फिर यूक्रेन रूस की ऑयल रिफाइनरियों और तेल डिपो पर हमले बढ़ा सकता है, जैसा कि अगस्त और सितंबर में उसने किया है। इजरायली सेना जिस वक्त गाजा में जबरदस्त हमले कर रही है, उसी समय इजरायल ने कई नए हथियार बना लिए हैं। अब इन हथियारों को वॉर फ्रंट पर उतारने की तैयारी है। उधर गाजा में जो नरसंहार हो रहा है, उसके खिलाफ यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस एक बार फिर से खुलकर इजरायल के खिलाफ आ गए हैं। इस बात से भड़की इजरायली सेना ने गाजा सिटी को समतल बनाने का अभियान तेज कर दिया। आसमान से मिसाइलें बरसती। बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो जाती। टैंक और तोप बारूद उगल रहे। दुकान और मकान खंडहर बने जा रहे। स्कूल ध्वस्त हो रहे। अस्पताल बर्बाद हो रहे हैं। पूरा गाजा समतल होता जा रहा है।
हर जगह मलबा, बर्बाद इमारतें, विनाश की तस्वीर। गाजा की सूरत अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब इजरायली सेना युद्ध में नए हथियारों को उतारने की तैयारी कर चुकी है। उन्हीं नए हथियारों में से एक है आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम। ये लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है। ये ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में माहिर है। फाइनल टेस्ट के बाद अब इजरायली सेना ने इसे ऑपरेशनल कर दिया है। बहुत ही जल्द युद्ध के मोर्चे पर आयरन बीम की तैनाती होने जा रही है। गाजा में हमास का संपूर्ण अंत और उस पर कब्जा करने के लिए इजरायली सेना अब पूरी ताकत से हमले कर रही है। जिन भी इमारतों में हमास के ठिकाने हैं, उन्हें चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। आसमान से इजरायली फाइटर जेट मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं, तो गाजा में मौजूद इजरायल की पैदल सेना टैंक और तोप से धावा बोल रही है। गाजा सिटी में बहुमंजिला इमारत की नींव पर इजरायल ने 3 मिसाइलें दागी, तो बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इजरायल ने गाजा के तेल अल हवा इलाके में मौजूद रिहायशी इमारत को भी बर्बाद कर दिया। इजरायल ने गाजा सिटी के शरणार्थी कैंप पर भी बारूदी वर्षा की। हमले में 2 लोग मारे गए। इजरायल के हमले में सुबह से 29 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। गाजा सिटी में इजरायली एयरफोर्स अब पर्चे गिराकर लोगों को बहुमंजिला इमारतें खाली करने के लिए कह रही है। खाली इमारतों को जबरदस्त बमबारी कर बर्बाद किया जा रहा है। इजरायल के हमलों से भड़के हमास ने अपने लड़ाकों को तैनात कर दिया है। अब कई जगहों पर इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों में आमने सामने की जंग हो रही है। गाजा में जिस तरह से इजरायल नरसंहार कर रहा है, इजरायल का विरोध तेज हो गया है। यूरोपियन यूनियन ने इजरायल पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, तो ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजरायल के हमले की आलोचना की है। ब्रिटेन और फ्रांस के इस फैसले से न सिर्फ नेतन्याहू बल्कि ट्रंप भी भड़क गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना विध्वंसक हमले कर आने वाले दिनों में पूरे गाजा पर नियंत्रण कर लेना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक इजरायल बाद में गाजा का विलय कर ग्रेटर इजरायल का निर्माण कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।